बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, माफ़ कीजिए, सब्सिडरी बुक टॉपिक हमारा चल रहा था। मैं लिख दूँ यहाँ पे। और सब्सिडरी बुक के अंदर में हम लोगों ने कैश बुक के बारे में सीखा था थोड़ा बहुत। सिंगल कॉलम क्या होता है, डबल कॉलम क्या होता है, ट्रिपल कॉलम क्या होता है। और मुझे याद है कि पिछली क्लास में हमने ट्रिपल कॉलम में भी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे बुक से। आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और फिर मैंने अभी तक आपको सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया या इसका क्या यूज है मैंने अभी आपको नहीं बताया। बस हमने कैश बुक शुरू कर दिया था, कहा था कि इसके अंदर में वो आप सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कॉलम बनाएंगे। सिंगल कॉलम में कैश कॉलम आपका होगा, जब डबल कॉलम होगा तो कैश एंड डिस्काउंट होगा। क्यों सर, कैश एंड बैंक नहीं हो सकता? नहीं बच्चे, कैश एंड डिस्काउंट ही होगा। और अगर ट्रिपल कॉलम है तो कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीनों की बात निकल के आएगी। रिसिट्स एंड पेमेंट आपका ये जस्ट लाइक आपका कैश अकाउंट जैसे होता है उसी तरीके से काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि कैश बुक और कैश अकाउंट आपका एक तरीके से सेम ही है। ये सेम क्यों कहा गया, क्यों बार बार ऐसा कह रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा मेरी बुक के अंदर में आज हम शुरुआत करेंगे विद क्वेश्चन नंबर आपको 5, पाँचवा क्वेश्चन। आप जरा चेक करेंगे बुक के अंदर में पाँचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बता रहा है। पाँचवा क्वेश्चन पढ़ो जरा जल्दी से। क्वेश्चन 5 क्या बता रहा है आपको यहाँ पे? कहता है, मिल गया आपको पाँचवा क्वेश्चन? सर हाँ सर मिल गया सर क्वेश्चन। देखो ना क्या बता रहा पाँचवा क्वेश्चन। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए 3 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंसेज एंड बैलेंस द बुक। बैलेंस मतलब कि उसको बैलेंस कीजिए आप यहाँ पे, एंड में बैलेंस निकालिए। एज ऑन 31 जनवरी, 31 जनवरी को बैलेंस करना है। मतलब ये पूरी कहानी आपको जनवरी का बता रहा है बच्चे, तो हम जनवरी में इसको बैलेंस करेंगे। जरा पढ़ना क्या बता रहा है आपको यहाँ पे। कहता है आपका डेट वाइज 1 जनवरी को कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस आपका है। फिर बहुत सारी बातें, कितना पढ़ें। एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन साथ साथ पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। तो आप यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखिए आप यहाँ पे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा है। हम लोग यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक। और ये आपका 3 कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक हम यहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 3 कॉलम कैश बुक। इस 3 कॉलम कैश बुक के अंदर में ये लीजिए हमारा ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं विथ 3 कॉलम्स। तो हमारा 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हमने यहाँ पर रेडी कर लिए। इस साइड भी आपने 3 कॉलम रेडी करने हैं, 1, 2 एंड 3। ये हमारे 3 कॉलम्स रेडी हो गए। जरा बताओ पहला कॉलम किसका होगा? आपका यहाँ पे कैश का। सेकेंड कॉलम आपका सॉरी माफ़ कीजिए, मैंने आपको बताया था जो सीक्वेंस दिया था उसके हिसाब से आपको याद होगा। हमने जो आपका डेट तो मैंने लिखा है नहीं, ओहो चलो यहीं पे डेट बना देता हूँ मैं। ये हमारा डेट कॉलम हो गया, यहाँ पे हमारा डेट। ये हमारा रिसिट्स हो गया, यानी कि पैसे का आना। यहाँ पे आपका डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कॉलम आपके हो गए डेबिट में। फिर आपका कैश कॉलम यहाँ पे हो गया और फिर आपका बैंक कॉलम हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी मैं थोड़ा जगह और ले लूँ। मैंने जो आपका डेट कॉलम था उसके लिए जगह छोड़ा नहीं जोश में, तो खैर कोई बात नहीं। ये लीजिए हमारा यहाँ पे फिर से आ गया। टेढ़ा क्यों जा रहा है आज ही टेढ़ा क्यों जा रहा है? चलो कोई बात नहीं। ये हमारा डेट कॉलम हो गया। इस साइड हमारे पेमेंट की रिकॉर्डिंग होती है, पेमेंट आपका। फिर आपका इस साइड में डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कॉलम हो गया। ये हमारा कैश कॉलम है और ये हमारा बैंक कॉलम है। तो इतने सारे कॉलम के साथ विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आओ जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बातें बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। मेरे बच्चे कहता है कि 1 जनवरी को, लिखिए यहाँ पे 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी। हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं उन सब का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है। तो कैश कहता है कि आपका 1000 का अमाउंट आपका है और बैंक कहता है कि 14,500। कुछ नया इस क्वेश्चन में नहीं है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पीछे के जो काम किए थे उसका आपका। फिर कहता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे जनवरी 1 को कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स।
तो आओ ना, मैं यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज भी दिखाऊं, ऐसे सारी एंट्रीज नहीं बताऊंगा, कुछ नई नई एंट्रीज अगर आपके पास आएंगी तो बस वही सिखाऊंगा। ऐसे मैं एंट्रीज पे आपको मास्टरी करा चुका हूँ। तो आप देखो यहाँ पे 1 जनवरी को कहता है कि हमने यहाँ पे सेल किया है शेयर्स का। सर ये शेयर्स क्या होता है, देखो ये ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूँगा, आप इतना समझ लो जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी है, विप्रो कंपनी है मेरे बच्चे, इस कंपनी के में शेयर्स होते हैं और उन शेयर्स को अगर मैंने परचेज किया है ना, अगर शेयर्स को परचेज किया है तो हम अपने बुक में उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा बैंक में एफडी करते हैं ना, बैंक में एफडी कर दिया या फिर आपका कहीं पे कुछ पैसे लगा दिए, उसी तरीके से मेरे बच्चे ये रिलायंस टाटा कंपनी जो है ना, इनके शेयर्स में हम लोग जब पैसा लगाते हैं तो हम उसको इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। हमने एक इन्वेस्टमेंट किया था। आप मुझे बताओ, अगर टाटा बिरला रिलायंस के हमने शेयर्स परचेज किए थे और हमने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा क्या था सर? एसेट्स था। अगर हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो हमारा एसेट्स होगा जी, प्रॉपर्टी है। ठीक बोला आपने। अब वो इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया तो, और बेच के कैश रिसीव कर लिया, तो मेरे बच्चे अगर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया और कैश रिसीव किया तो कैश हमारे पास आएगा और हमारे बुक में वो इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स था, आप उस इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे। आप इसको इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, आप इसको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स कोई भी आपको बंदिश नहीं डालता कि आपको यही सिर्फ लिखना है, आप कुछ भी लिखो, बस उनको समझाना है। खैर, कैश टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमारे पास रिसीट्स हुआ मेरे बच्चे, कैश आया है, तो 1 जनवरी को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैश अकाउंट बन रहा है तो कैश बन रहा है, डेबिट में आ गया, एंड टू इन्वेस्टमेंट आपका कैश कॉलम में कितना जी, 60,000 का अमाउंट आपका। समझ में आ गई बात? हम किसी कंपनी का शेयर्स परचेज करते हैं, हम किसी कंपनी का डिवेंचर्स परचेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चे, है ना, तो वो हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप में। सर ये शेयर्स क्या होता है, देखो आगे बता दूंगा कभी, बट आज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे टॉपिक आपका 12th क्लास का है। खैर आगे बढ़ना, और क्या बता रहा आपका, जनवरी 2 को कहता है पेड इनटू बैंक का मतलब कि आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो 2 जनवरी को अगर बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट आपका बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट आपका बढ़ जाएगा और कैश हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि कैश ही तो बैंक में जमा किया होगा। कितना अमाउंट बता रहा आपको, 50,000। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस, ताकि आपसे कोई आगे ना निकले। और ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री आपका, है ना, जहाँ पे बैंक और कैश का नाम आपका आएगा। तो बैंक बढ़ रहा बच्चे, बैंक के डेबिट में आइए। आपने 2 जनवरी को बैंक में क्या बोला, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक में कहा टू कैश, ध्यान देना, बैंक में टू कैश, बैंक कॉलम में लेकर आइए। बैंक को आप बढ़ा रहे हैं 50,000 से, ये आपका बढ़ना डेबिट होगा, घटना क्रेडिट आपका होगा, है ना। तो बैंक में हो गया टू कैश। और कैश में हम क्या बोलेंगे, तो 2 जनवरी को आप कैश में बोलेंगे यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, है ना, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश कम हो रहा है 50,000 से। एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है, मैंने शायद पहले आपको बताया है लेजर अकाउंट के अंदर में, कि सर जब आप यहाँ पे आपने उस समय कहा था कि कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, तो सर कैश में कैश नाम कैसे आ गया? मेरे बच्चे ये एक सवाल गलत है। एक्चुअली 3 अकाउंट यहाँ बन रहा है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। तो ये टू कैश हमने कैश में थोड़ा लिखा, हमने तो बैंक में लिखा है। बैंक में कहा टू कैश अकाउंट, तो बैंक में तो टू कैश लिख सकता हूँ, यहाँ क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई? अच्छा सर ठीक है। उसी तरीके से देखो, हमने कैश में क्या लिखा, बाई बैंक, कैश में लिखा बाई बैंक आपका। ये 3 अकाउंट एक्चुअली एक साथ बन रहा है, इसलिए ऐसी बातें हो रही है। ठीक है, अब जरा आ जाओ 3 जनवरी को, देखो क्या बता रहा आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स अग्रवाल फॉर 13,000 पेड बाय चेक 12,000 इन फुल सेटलमेंट। लो, 13,000 का गुड्स हमने परचेज किया एंड 12,000 पे किया चेक में। तो 3 जनवरी को क्या होगा जी, एक तो हमने पहले यहाँ पे परचेज किया है गुड्स, तो परचेजेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। एंड टू, ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे चेक से पेमेंट किया है, यानी कि टू बैंक अकाउंट, आपने चेक से पेमेंट किया है। तो मेरे बच्चे 13,000 के बदले में आपने चेक से कितना पेमेंट किया,
12,000, बैंक से 12,000 चला गया और 1,000 आपको कम पेमेंट करना पड़ा, यानी कि डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो आप लिखे यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। परचेजेज टू बैंक टू डिस्काउंट, बताइए हम कौन से अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो मेरे बच्चे बैंक से पैसे जा रहे हैं 3 जनवरी को, आप यहाँ क्या बोलेंगे, बाय परचेजेज अकाउंट। हमने गुड्स को परचेज किया है और उस पर हमें 1,000 का एक डिस्काउंट मिला है एंड 12,000 हमारे बैंक से पैसा चला गया क्योंकि हमने पेमेंट चेक से किया बच्चे, चेक से किया। ठीक है, आगे बढ़ना आगे बढ़ना। पेड वेजेस 4 तारीख को, तो 4 जनवरी को कहता है कि वेजेज पे किया, लीजिए बाय वेजेज, लेकिन ये नहीं बता रहा कि पेमेंट कैश या बैंक से। तो मेरे बच्चे आप कैश में मानेंगे, जब भी कुछ ना बताया कि पेमेंट कैसे तो हम कैश में एज्यूम करते हैं, अदरवाइज बैंक होता तो बताता, हम भगवान थोड़े ही हैं, आप बताओ तब तो बात मानेंगे। फिर 5 तारीख को हमने मोहन से चेक रिसीव किया है 9800 का, कहता है कि अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 10,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। 5 तारीख को जनवरी 5 को मेरे बच्चे आपने एक चेक रिसीव किया है, ज़रा जल्दी से चेक करो, चेक उसी दिन जमा किया गया या बाद में। सर 8 जनवरी को चेक जमा किया गया है, आप देख रहे हो 8 जनवरी को चेक जमा किया गया है। तो मेरे बच्चे 5 तारीख को जब चेक आपको मिला मोहन से, तो हम क्या करेंगे, एक तो चेक इन हैंड को बढ़ाएंगे, चेक इन हैंड अकाउंट को आपने यहाँ पे डेबिट किया, चेक इन हैंड। कितना चेक मिला जी, 9800। हमने उनको 200 का डिस्काउंट भी दिया है। तो मेरे बच्चे डिस्काउंट अलाउड, हमने यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया है 200 का, आप उसको डेबिट कीजिए, डिस्काउंट अलाउड। और हमने बोला टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। जरा बताओ अमाउंट कितना आपका हो गया, 10,000 का। तो आउट ऑफ 10,000 आपने चेक रिसीव किया। मेरे बच्चे ध्यान रखना, चेक आया है आज, हमारे बैंक वाले में तो एंट्री नहीं होगा, हाँ डिस्काउंट वाले में एंट्री होगा। तो एक काम करो, 5 जनवरी को 5 जनवरी को आप यहाँ पे डिस्काउंट में क्या बोलेंगे, टू मोहन, डिस्काउंट में आ जाएगा टू मोहन और डिस्काउंट कितना जी, 200 का। तो इसमें 200 की एंट्री करें, समझ रहे हो ना। आज हमने चेक रिसीव किया बट जमा नहीं किया, तो हम उसको चेक इन हैंड दिखाएंगे। हमने क्या किया जी, आज हमने चेक इन हैंड का तो अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, डिस्काउंट का सिर्फ पोस्टिंग कर दिया। हाँ 8 जनवरी को कहता है कि आपने इस चेक को बैंक में जमा कर दिया, तो 8 को हम क्या करेंगे, बैंक को हम डेबिट करेंगे, कितने से जी, 9800 से। और हमने अपने हाथ में जो चेक इन हैंड था उसको हटा देना है, तो चेक इन हैंड अकाउंट को आपने 9800 से हटा दिया। ये हो गया बैंक टू चेक इन हैंड। तो मुझे बताओ जरा, बैंक में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 8 जनवरी को बैंक में कहा जाएगा टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड जो था उसको हमने बैंक में जमा कर दिया और आज हमारा बैंक जो है वो 9800 से आपका बढ़ जाएगा। समझ लो मेरी बात ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में देखा था। एक एक एंट्री बस आज उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आज बस उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। और सारी एंट्री भी नहीं सिखा रहा, क्योंकि जो एंट्रीज आप ऑलरेडी जानते हो उसको बार बार क्यों रिपीट करूँ। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछ रहा बच्चे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। फिर आ गया 14 जनवरी, कहता कि स्टेशनरी पे किया। आओ ना, 14 जनवरी को हमने स्टेशनरी के नाम पे पे किया, तो बाय स्टेशनरी आपने स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल जो नहीं होते हैं, पेन पेंसिल इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, आपका पेपर हो गया, वो सब स्टेशनरी के अंदर में कवर होता है। 1500 पे किया, नहीं बता रहा तो हम क्या मानेंगे, कैश में आपका पेमेंट हुआ है, ठीक है। फिर कहता है 16 को बॉट गुड्स, देखो ना गुड्स हमने परचेज किया, लेकिन वो नहीं बता रहा किससे परचेज किया, सिर्फ कह दिया बॉट गुड्स। मेरे बच्चे हम मानेंगे कि हमने इन गुड्स को क्या किया होगा जी, कैश पे परचेज किया होगा, है ना। जब नाम ना बताए तो कैश में मानते हैं। 16 जनवरी को हमने कैश में परचेज किया है बाय परचेजेज, और ये ना बताया कि पेमेंट आपने कैसे किया है, तो हम मानेंगे कि कैश में पेमेंट आपका हुआ है। 6000 आप यहाँ पे पेमेंट कर दो कैश में, ठीक है सर, ठीक है। आगे बताओ ना, देखो तो 19 जनवरी को क्या बता रहा है, पेड श्याम बाय चेक, हमने श्याम को चेक से पेमेंट किया है, पे किया बच्चे, तो बैंक से पैसा चला गया। और डिस्काउंट रिसीव किया, हमने पे किया ना, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया होगा जी, पैसे गए होंगे, डायरेक्टली कर रहा हूँ। 19 जनवरी को हमने श्याम को पे किया है, तो बाय श्याम।
यानी कि श्याम का कर्ज हमारे ऊपर पहले से कुछ रहा होगा, ये हमारी लायबिलिटी थी बच्चे जिसका हम आज पेमेंट कर रहे हैं। 3700 बैंक से चला गया पैसा, 3700 एंड 300 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। समझ लो मेरी बात ना सर, आप थोड़ा फास्ट कर रहे हो। नहीं बच्चे नहीं, ऐसा ना कहो, ये तो सिंपल बातें हैं, ये तो हम बातें पहले कर चुके हैं। तो आपने श्याम को पे किया, क्रेडिटर था, लायबिलिटी था, हमने उसको पे किया तो लायबिलिटी कम हो गई और हमने पेमेंट कर दिया, पैसा चला गया। ठीक है, अब जरा चेक करो क्या बता रहा है। 20 तारीख को ड्रू फ्रॉम बैंक। अब देखो जनवरी 20 को कहता है, जनवरी 20 को बैंक से ड्रू किया, मतलब बैंक से निकाला। क्या निकाला होगा? कैश। तो कैश बढ़ जाएगा आपका और बैंक हमारा कम हो जाएगा। कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। बताओ जरा कितना पैसा हमने निकाला? सर विड्रॉ जो किया ना हमने बैंक से, वो 3000 का अमाउंट आपका है, तो 3000 से कैश बढ़ जाएगा और 3000 से बैंक। ये मेरे बच्चे कॉन्ट्रा एंट्री है। बताओ कैश में क्या लिखूंगा? कैश को बढ़ाना है तो जनवरी 20 कैश में आप लिखे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, इट्स कॉन्ट्रा एंट्री। सी आपका कैश में कहा टू बैंक अकाउंट, लिखो यहाँ पे कैश में 3000 का अमाउंट। और बैंक में क्या करेंगे? तो जनवरी आपका 20 को यहाँ पे बोलेंगे, आप बैंक में बोलेंगे बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। और आप जल्दी से बैंक में लिखो 3000। बैंक से पैसा निकल गया, देखो बैंक से पेमेंट हो रहा है, बैंक से निकल रहा है और कैश हमारा बढ़ रहा है। ये हमारा आपका 20 जनवरी की भी एंट्री हो गई। फिर कहता है कि 22 जनवरी को आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से, मतलब बैंक कम हो गया, लेकिन वो पैसा पर्सनल यूज के लिए मेरे बच्चे, मतलब ड्रॉइंग्स। इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कौन सा पॉइंट था? जनवरी 22। जनवरी 22 में कहता है, जनवरी 22 में कहता है कि कैश हमने बैंक से निकाला फॉर द पर्सनल यूज। तो एक तो बैंक से पैसा निकल गया, और क्योंकि वो पैसा बिजनेस में नहीं है, घर चला गया, तो आप इसको ड्रॉइंग्स अकाउंट में आप डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग्स या कैपिटल अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम आपका है। जरा बताओ कितना कैश विड्रॉ किया बैंक से फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज आपका? ये 2000। तो 2000 रुपये एंड 2000 की एंट्री कर दो। बैंक से पेमेंट हो रहा है, लिखो ना यहाँ पे जनवरी 22 को आपने बोला बाय ड्रॉइंग्स, और ये पैसा बिल्कुल आपको बैंक से निकाल देना है। तो बैंक से हमारा 2000 का अमाउंट आपका निकल गया। 22 तारीख की भी एंट्री हो गई। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अरे जनवरी 24 को कैश सेल्स किया आपने। कैश सेल्स का मतलब कि गुड्स कैश पे बेचा आपने, पैसे आए होंगे। तो जनवरी 24 में आपने क्या बोलना है? टू सेल्स अकाउंट। जानते हो ना आप, जब कैश पे गुड्स बेचूंगा तो कैश बढ़ेगा और सेल्स यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। जरा बताओ कैश सेल्स कितने का है? 1700। तो कैश में आप एंट्री लेकर आइए, कैश में। फिर कहता है 27 को रिसीव फ्रॉम शर्मा। शर्मा से आया है, मैं डायरेक्टली करूंगा 27 जनवरी आपका। तो जनवरी 27 शर्मा से आया है टू शर्मा। शर्मा रहा होगा हमारा डेटर और हमने उससे पैसा रिसीव कर लिया। तो अब देखो जब पैसे आए हैं शर्मा से 18,000, तो कैश बढ़ा दो, ये माना जाएगा कैश में पैसा आया जब तक कुछ ना बताया तो जी। और डिस्काउंट अलाउड आपने 500 किया है, तो 500 रुपये की एंट्री आप यहाँ दिखा दो। ये डिस्काउंट हो गया, इतना कैश आ गया, सिंपल है आपका। अरे फिर कहता है 28 तारीख को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। इस बार हम लोग बिना एंट्री पास किए गए इस काम को करेंगे, बिना एंट्री पास किए बगैर हम करेंगे। जरा सुनो, कहता है कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आप बताओ कैश को हमने बैंक में जमा किया तो क्या बढ़ गया? बैंक बढ़ गया। डेट क्या है आपका जी? 28 तारीख को बैंक बढ़ गया। तो बच्चे जनवरी 28 को आप बैंक को बढ़ाओ। कितना जमा किया है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक आपका 15,000। मेरे बच्चे बैंक को आप यहाँ पे क्या करेंगे? 15,000 से बढ़ा देंगे। और बैंक में हमने क्या जमा किया है? कैश, तो टू कैश अकाउंट। और हाँ, एग्जामिनर को ब्रैकेट में लिख देना सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। मेरे बच्चे बैंक बढ़ा है लेकिन कैश कम भी तो हुआ है, तो कैश में आपका पेमेंट साइड में देख रहे हो। अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं इस बात को, इसमें हम क्या बोलेंगे? 15,000 यहाँ पे कैश में, और आपका डेट क्या है? जनवरी 28। आप यहाँ बोलेंगे बाय क्या जी? यहाँ पे बोला आपका ये कैश जो कम हो रहा है, क्यों जी? क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया है। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सी कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश कम हो गया, बैंक आपका बढ़ गया। कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, ये भी काम पूरा आपका हो गया। ठीक है,
डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ये भी हो गया। जरा पढ़ना आगे, फिर क्या बता रहा है, आगे पढ़ना। जनवरी 28 दोबारा आपका अगला, जनवरी 28 पढ़ो। गिव चेक फॉर कैश परचेज। देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको नहीं होना। देखो चेक हमने दिया कैश परचेज के नाम पे, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे, जनवरी 28, जरा लैंग्वेज समझना कि यार एक तो हमने परचेज किया, जब हमने कहता है कि हमने चेक दिया कैश परचेज के लिए, तो एक तो परचेज किया। परचेज करना हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंसेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेजेज अकाउंट आपका डेबिट हो गया। जरा बताओ कितने का हमने परचेज किया है? सर हमने परचेज किया है 2000 का, 2000 का। अब मुझे बताओ इसका जो पेमेंट आपने किया है, इसका जो पेमेंट किया वो कैश में कि बैंक से? बताओ जरा, कैश में कि बैंक से? सर चेक दिया हमने, मतलब बैंक से पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट। ये टू बैंक अकाउंट आपका, और कितना जी, 2000। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर कैश में परचेज किया तो कैश गया होगा ना सर, तो फिर बैंक से एंट्री क्यों कर रहे हो? अरे समझो ना वो क्या बोलना चाहता है। वो कहना चाहता है कि भैया हमने क्रेडिट पे गुड्स नहीं परचेज किया है, मतलब हमने कैश पे गुड्स परचेज किया है। तो ठीक है, एक तो परचेज आ गया। फिर बताओ इसका अल्टीमेटली पेमेंट कैसे हुआ है? कैश में पेमेंट गया है कि चेक से पेमेंट गया है? सर चेक से पेमेंट गया है, तो बैंक कम हो गया। आप बताओ अगर मान लो कैश पे गुड्स जब परचेज होगा और चेक से पेमेंट होगा, तो बैंक परचेज थोड़े बोलेगा, वो तो कहेगा जी कैश परचेज किया, हमने कैश पे गुड्स परचेज किया, लेकिन हाँ पेमेंट हमने चेक से किया है, तो टू बैंक। यानी कि बैंक में आप क्या बोलेंगे, बाई परचेज। कब का जी? जनवरी 28 का आपने बोला बाई परचेजेज, और हमने पेमेंट कर दिया है बाई परचेज अकाउंट। कितना जी आपका? 2000। तो आप यहाँ बैंक से पेमेंट हुआ है, बैंक में आप एंट्री दिखाइए 2000 रुपये आपका, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, और कहता है कि रेंट पे किया चेक से आपने, ठीक है। जनवरी 30 आ गया एंड आपका, और हमने रेंट पे कर दिया है बाय रेंट अकाउंट। और कैसे पे किया है? सर चेक से। तो 2000 रुपये चेक यानी कि बैंक से निकाल दो, ये काम पूरा आपका हो गया। हो गई बातें कंप्लीट? और कुछ है? नहीं सर। आओ ना देखते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन है। तो पहले तो डिस्काउंट अलाउड को और डिस्काउंट रिसीव को अलग अलग आप यहाँ पे टैली कीजिए, ये बैलेंसिंग नहीं होता। तो टोटल हमने 700 का डिस्काउंट अलाउ किया है, और हमने आपका 1300 का डिस्काउंट रिसीव किया। एक तो बात ये निकल के आ गई। अब जरा आओ चेक करते हैं कि 31 जनवरी यानी कि जनवरी 31 को हमारे पास बाय बैलेंस सीडी हमारे पास कैश कितना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कैश आपका ये साइड ज़्यादा होगा। कैश हमेशा, क्योंकि जितना हमारा रिसीट्स होगा हम उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। तो ज़रा बताओ कितना निकल के आ गया? 1000 पहले से था, 60 और जमा किया, ये 61,000 हो गया। फिर आपका 3000 और ये यानी कि 4700 ये भी आ गया, और 18,000 शर्मा जी ने जो कैश पे किया था वो, यानी कि टोटल आपका 83,700। तो मेरे बच्चे आप एक काम करो, यहाँ पे रिकॉर्ड करो 83,700 रुपीज़ का अमाउंट आपका। जरा बताओ 83,700 में हम कितना पे कर चुके हैं? एक तो 50,000 बैंक में जमा कर दिया, कम हो गया कैश। 2500 का हमने वेजेज पे किया है, 1500 हमने स्टेशनरी पे पेमेंट किया है, 6000 जो हमने परचेज किया उसके नाम पे पेमेंट हुआ, और 15,000 फिर से हमने बैंक में जमा कर दिया। मेरे बच्चे 8,700 रुपीज़ का हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। 8,700 का कैश पड़ा हुआ वो हमने निकाल दिया। अब हम बैंक पे आते हैं। बैंक पे एक बात ध्यान देना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। पता है कैश जो है ना, कैश का मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि रिसीट साइड जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा आपका पेमेंट साइड से, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास आता है हम उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे बैंक में ऐसा नहीं हो सकता, बैंक में सॉरी ऐसा नहीं होता। बैंक में कभी कभी देखा गया है कि जितने पैसे बैंक में आते हैं उससे ज़्यादा पेमेंट हो जाता है कभी कभी। सर क्या बात कर रहे हो? बैंक में हमने 5,000 रुपये जमा किया है और 6,000 का पेमेंट हो जाएगा? हाँ बच्चे हाँ होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो जिस फर्म का बैंक में अकाउंट चल रहा ना, जैसे मैं अपने कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस COC की बात कर रहा हूँ, मैंने बैंक में जिस अकाउंट को खोला हुआ है तो मुझे बैंक में एक फैसिलिटी मुझे मिला है। वो फैसिलिटी क्या मिला है जी, कि जितना पैसा आपका बैंक में है अगर आप चाहो तो उससे ज़्यादा पैसा भी आप निकाल सकते हो।
मतलब बैंक ने मतलब जितना पैसा मेरा बैंक में है उससे ज़्यादा पैसा भी निकालने का मुझे एक मौका दिया है बच्चे, एक फैसिलिटी दिया है। ये सबको नहीं मिलता, कुछ अच्छे कस्टमर को मिलता आपका। तो ये सर क्यों मिलता है? ये एक तरीके से बैंक हमें लोन दे रही है। आप समझने की कोशिश करो, बैंक आपको लोन देती है ना, उसी तरीके से मुझे भी दिया है। 5,000 रुपये अगर मेरे बैंक में है, मान लो 6,000 का मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो मैं चेक काटता हूँ और पेमेंट निकल जाता है। हाँ, बैंक में जितना पैसा मेरा था उससे ज़्यादा का हमने चेक कितने का दिया? 1,000 का, है ना बच्चे। 5 था, 6,000 का चेक दिया। तो ये जो 1,000 रुपये जो हमने ज़्यादा निकाल दिया ना, दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक लायबिलिटी मेरे ऊपर बन गया। बैंक हमसे इस पे इंटरेस्ट भी लेता है कि बोलता है भैया आप तो पैसा ज़्यादा निकाल चुके हो, तो आप जितना पैसा ज़्यादा निकाल चुके हो हम आपसे इंटरेस्ट उसका लेंगे जितने समय मेरे पास वो ओवरड्राफ्ट रहेगा। खैर, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, बैंक के केस में आप बिल्कुल सावधानी मेंटेन करना। बैंक में क्या है कि जो आपका रिसीट्स है ना, रिसीट साइड आपका, इससे ज़्यादा आपका पेमेंट साइड हो सकता है। अगर रिसीट से ज़्यादा पेमेंट आपका हुआ है तो उस केस में बैंक आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बन चुका है। ओवरड्राफ्ट जितना था उससे ज़्यादा निकाल चुका मैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, और फिर वो बैंक आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। क्योंकि जब तक पैसा मेरा बैंक में जमा है वो मेरा एसेट्स है। अगर बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल दिया तो क्या बोलूँगा? ओवरड्राफ्ट। तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं बैंक का जब बैलेंस क्लोज करूँगा तो पहले दोनों बैलेंस को मैं अलग से चेक करूँगा, कौन सा बैलेंस ज़्यादा कौन सा कम। आओ देखते हैं पहले यहाँ पे ये साइड कितना है जी, रिसीट साइड। तो 14,500 पहले से था, 50,000 और इसमें पैसा जमा किया गया, 9,800 का अमाउंट फिर से जमा किया गया, और 15,000 का अमाउंट यहाँ पे फिर से जमा किया गया। मेरे बच्चे, टोटल जो अमाउंट हो गया, मैं अलग से लिख रहा हूँ कहीं पे 89,300। ध्यान देना, ये अलग से लिख रहा हूँ, अभी फॉर्मेट में नहीं। यानी कि इतना टोटल बैंक में पैसा था या हमने जमा किया, इतना पैसा था और इतना हमने जमा किया, टोटल इतना हो गया। आओ चेक करते हैं पेमेंट कितना हुआ है। तो 12,000 का पेमेंट आपका एक हुआ है जी, प्लस 3,700, फिर आपका 5,000 का अमाउंट, फिर आपका 2 and 2 4,000 का, ये टोटल पेमेंट आपका हुआ मेरे बच्चे 24,700। ओह थैंक गॉड। देखो, जितने पैसे बैंक में थे या आए उससे कम पेमेंट हुआ है, तब ठीक है। तो अब ना आंख बंद करके, नहीं आंख नहीं बंद करना, आंख खोल कर ही ये 89,300 का अमाउंट यहाँ लिखो, जैसे हम कैश का लिखे थे, और वही 89,300 आप यहाँ लिखिए, 89,300 का अमाउंट, और इसमें से इतना पेमेंट करके चेक करो कि बैलेंस कितना बच गया। तो अगर हम 89,300 में से इसको माइनस करते हैं मेरे बच्चे, 64,600 रुपीज़ हमारे पास बचा हुआ है। 64,600 बचा हुआ है। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बैंक और कैश दोनों में पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है। रिसीट से ज़्यादा अगर मान लो पेमेंट हो गया बैंक से, तब वो बैंक नहीं रहा, वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। वो अभी दिखाऊंगा आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ तो बच्चे, यहाँ पे तो अच्छा है जी, जितना पैसा आया उससे कम पेमेंट हुआ, यानी कि बैंक में हमारा पैसा है। हाँ, जब आप अगले महीने में आओगे 1 फरवरी में, तो आप यहाँ पे टू बैलेंस बीडी बताइए जरा कि आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 8700 ये आपका देखो, और बैंक का तो 64,600 का अमाउंट। फिर हम आगे कहानी को बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको समझाया बातें कैसे होंगी। एक चीज़ और बता दूँ, देखो बैंक का यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस था, कैश का भी पॉजिटिव बैलेंस था। वो कह रहा था स्टार्टिंग में, पढ़ो जरा स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि 1 जनवरी को कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस था ना बच्चे। सर हाँ, अगर वहाँ पे 1 तारीख को बैंक बैलेंस के जगह पे वो कह देता बैंक ओवरड्राफ्ट, बात ध्यान से सुनना, यहां तो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस था, लेकिन उस क्वेश्चन में अगर बैंक के जगह पे कहता बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मेरे बच्चे उस केस में फिर बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहां आने के बजाय वो इस साइड रिकॉर्ड करते, इस साइड, क्योंकि वो लायबिलिटी हो जाती। और आप जानते हैं कि हर एक लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में आता है। सर आप बोलते हो हमें कुछ समझ में नहीं आता। सर आप ना सर अजीब इंसान हो, आप हमें तंग कर देते हो। सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो ना, हम थोड़ा खुश हो जाएंगे, हमें समझ में भी आ जाएगा आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है फिर,
ठीक है, फिर अगर ऐसा ही है तो ज़रा आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 6। आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आइए, ज़रा देखते हैं क्या बता रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप यहाँ पे, 6 क्वेश्चन क्या बता रहा है। और तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप ज़रा देखो क्या बता रहा है। बातें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। आप बस इतनी बात याद रखना कि हमारे जो एसेट्स होते हैं उनका ही ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है। अगर कोई लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। और ये बात मैं आपको कई बार लेजर अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस में, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रीज़न क्या है मेरे बच्चे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इसमें जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी सीओसी टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।
आओ जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बता रहा है आपका। पढ़िए जरा, यहाँ पे पढ़ेंगे मेरे साथ। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। लो, ये क्यों तुमने कहा कि कॉलम आपको कैश बैंक डिस्काउंट बनाना हो, तो हम जानते हैं 3 कॉलम यही होते हैं। कहता है कि 1 सितंबर को, ध्यान से पढ़ना, कैश इन हैंड, ठीक है। अरे ये क्या, 1 सितंबर को कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ओहो, ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। मतलब हमने क्या देखा, इस महीने की शुरुआत में ही बैंक में हमारा जितना पैसा था हम उससे कहीं ज़्यादा पैसा निकाल चुके हैं। यानी कि बैंक का कर्ज है मेरे बच्चे हमारे ऊपर में, वो 3500 का है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए आपको बैंक अकाउंट ही बनाना होता है, लेकिन उसका नेगेटिव बैलेंस दिखाना होता है। कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा। फिर कहता है कि आपका 2 सितंबर को चेक कीजिए, आपने वेजेज पे किया, फिर आपने कैश सेल्स किया है, कैश हमने बैंक में जमा किया है। फिर इधर कहता है गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक आपका है, रेंट हमने पे किया है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज, हमने बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज करने के लिए, और फिर सैलरी भी पे किया है। बोलता है बताओ क्या करेंगे। आओ ना जरा देखते हैं हम यहाँ पे क्या निकल के आएगा। आप सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, आप जल्दी से मेरे साथ स्टार्ट करेंगे कैश बुक बनाना विथ 3 कॉलम आपका। सर वो विथ 3 कॉलम लिखना ज़रूरी है? ना लिखो, कौन रोकता है आपको। आखिर जो कॉलम्स बनाएंगे वो 3 कॉलम तो बनेगा ही बनेगा, आप ऐसे कर लो, है ना। हमारे लिए कोई बंदिश नहीं है, अकाउंट सीख रहे हैं। अकाउंट सीखना बंदिश के साथ नहीं होता मेरे बच्चे। आप बस जो मन करे कर लो, जो मन करे, बस गाली मत लिखना। गाली मत लिखना तो बस एग्जामिनर आपको ही पिटेगा, मुझे भी पता नहीं क्या क्या बोलेगा। तो यहाँ पे रिसिट्स, ये आपका डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा कैश कॉलम हो गया, और ये हमारा बैंक कॉलम हो गया। इस साइड आइए, डेट, ये हमारा पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड। ये हमारा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर आपका कैश कॉलम, और फिर आपका यहाँ पे बैंक कॉलम। सर एग्जाम में क्या स्केल से लाइनिंग करना जरूरी है? टाइम होगा तब करना, अदरवाइज आप हाथ से ही करो ना यार। आप अभी अकाउंट सीख रहे हो। मैं तो 11th क्लास में मार्क्स के लिए पढ़ता नहीं, मेरी बात समझना, आप प्लीज़ बुरा नहीं मानना। आपको अच्छे मार्क्स ही लेकर आने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन मैं कभी 11th क्लास में मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता। मैं पढ़ता हूँ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं उस चक्कर में पढ़ता नहीं कि यार ये लाइनिंग ऐसे करूँ कि ना करूँ, बस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, है ना, तभी उसका फ़ायदा मिलता है हमें आगे। तो खैर आपको स्केलिंग करना तो स्केल से बना लेना, क्या जाता है, लेकिन मैं तो ऐसे बनाऊंगा, जो होगा देख लेंगे। अब देखो 1 सितंबर का यहाँ पे क्या बता रहा है, कैश। तो कैश तो एसेट्स है, यानी कि टू बैलेंस BD। बताइए कैश कितना बता रहा है, 75, यहाँ लिखो आप। लेकिन मेरे बच्चे बैंक में कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट है, यानी कि बैंक जो है ना वो स्टार्टिंग में एज लायबिलिटी आपका है। तो 1 सितंबर को बैंक में यहाँ लिखूंगा बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका, और वो कितना बता रहा है आपको, 3500 का, यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चे। आप समझो मेरी बात ना, रिसीट से ज़्यादा पिछले महीने ही पेमेंट आपका हो चुका है, तो बैंक में कर्ज दिख रहा है 3500 का। कर्ज हमारी लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 2 सितंबर को वेज पे किया। आइए 2 सितंबर आपने वेजेज पे किया, यानी कि बाई वेजेज। फटाफट अभी आदत आपको डालना है कि भैया पेमेंट हुआ कैश से और वेजेज के नाम पे, तो कितना, 200 का अमाउंट। जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी उसी की एंट्री बना के चेक करो आप। कुछ और दिक्कत हो मुझसे बात कर लेना। सितंबर 5 को कैश पे गुड्स बेचा है, तो सितंबर 5 को हमने क्या बोल दिया, टू सेल्स अकाउंट, और पैसा कैश में आया है जी। जब तक कुछ ना बोले तो 7000 से आप यहाँ पे कैश को बढ़ा दो। फिर 10th को कहता है 10 सितंबर को कैश को हमने बैंक में जमा किया। मैं कैश को बैंक में जमा किया। जरा बताओ, कैश अगर बैंक में जमा हुआ, कैश अगर बैंक में जमा हुआ तो क्या कम हो गया, बोलो बोलो। कैश को अगर हमने बैंक में जमा किया तो क्या कम हो गया, कैश कम हो गया, कैश कम हो गया। तो कैश में मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 सितंबर को आप यहाँ क्या बोलेंगे, कैश में बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश हमने बैंक में जमा किया, कैश कम करो क्रेडिट साइड में,
कैश कितना कम हो गया 4000, और ये पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ाना यहाँ पे। तो आपने 10 सितंबर को यहाँ पे बैंक में क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट सी, और बैंक में कितना आ गया जी 4000 का अमाउंट। कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, यू नो इट। 10 तारीख की एंट्री हो गई। फिर कहता है कि 15 सितंबर को गुड्स परचेज किया और चेक से पेमेंट किया। 15 सितंबर ये लीजिए पेमेंट हो रहा है मेरे बच्चे, आपका गुड्स परचेज किया यानी कि बाई परचेजेज अकाउंट, बाई परचेजेज अकाउंट। जरा बताओ पेमेंट कैसे किया, चेक से, तो बैंक से 2000 को आप निकाल दो, बैंक से पेमेंट आपका हो गया, ठीक है। 20 सितंबर को रेंट पे किया, 20 सितंबर को आपने रेंट पे किया बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। बताओ कितना रेंट पे किया 500, तो बैंक से चला गया पैसा आपका, बैंक से चला गया 20 को आपका। फिर कहता है कि 25 सितंबर को ड्यू फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला फॉर द पर्सनल यूज। मेरे बच्चे 25 सितंबर हमने बैंक से पैसा निकाला लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, तो आप यहाँ बोलेंगे बाय ड्रॉइंग्स, पैसा घर लेके चला गया, घर ले जाना ड्रॉइंग्स कहते हैं मेरे बच्चे, और बैंक से पैसा चला गया तो हम क्या बोलेंगे 400 का अमाउंट आपका। हमने सैलरी भी पे किया है, तो 30 सितंबर को आपने कहा बाय सैलरी, वो ना बताया तो हम क्या मानेंगे, कैश में पेमेंट हुआ है 1000, तो 1000 का अमाउंट आपने यहाँ पे किया। सैलरी मेरे बच्चे आपने पे कर दिया कैश में। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, नहीं, कोई डाउट नहीं। आप मेरी बात सुनो, हमने यहाँ पे सारी बातें रिकॉर्ड कर दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बदमाश ने क्वेश्चन में 3 कॉलम क्यों बोला था जब कोई डिस्काउंट पे बात होनी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते हैं, डिस्काउंट कॉलम आपका यहाँ भी नील हो गया और यहाँ भी नील हो गया, ना डिस्काउंट अलाउड हुआ ना डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। चलो कोई बात नहीं, कैश देखो, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि कैश का ये साइड बड़ा होगा, यानी कि 14,500। तो आप जरा चेक करो 14,500 में से हमारे पास कितना चला गया, और 30 सितंबर को हमारे पास बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कितना कैश बच गया है। तो सोचो ना 14,500 में से हमने 3 पेमेंट किए हैं जी, यानी कि 5,200, 5,200 का पेमेंट करने के बाद हमारे पास 9,300 का यहाँ पे बैलेंस पड़ा हुआ है। वी आर हैविंग द बैलेंस ऑफ 9,300 इन कैश अकाउंट एट द एंड ऑफ सितंबर आपका। मेरे बच्चे बैंक में सावधान, हमें चेक करना कि बैंक में रिसीट्स ज़्यादा हुआ कि बैंक से आपका पेमेंट ज़्यादा हुआ। सुनो मेरी बात, यहाँ पे हमें चेक करना होगा बैंक में रिसीट्स ज़्यादा कि पेमेंट ज़्यादा। आप चेक करो बैंक में पूरे सितंबर के महीने में सिर्फ 4,000 का अमाउंट आया है जो हमने कैश जमा किया था, 4,000। लेकिन मेरे बच्चे 3,500 कर्ज पहले से था, 3,500 कर्ज पहले से था, 2,000 और पैसा बैंक से निकला 5, और ये तो मुझे ये साइड बड़ा दिख रहा है। जरा बताओ टोटल आपका बैंक में जो लायबिलिटी था या जो और पैसा निकाला टोटल कितना हो गया, 3,500 प्लस 2,000 प्लस आपका 2 मिला के 900। मेरे बच्चे आप देखो 6,400 का या तो कर्ज पहले से था या और हमने कर्ज लिया, मतलब बैंक से पैसा निकाला। इतना पैसा बैंक का पहले से कर्ज था, बैंक से और इतने पैसे निकाले 64। लेकिन मेरे बच्चे आउट ऑफ 64 जो पहले से कर्ज था या जो पैसा और निकाला, हमने 4,000 बैंक में जमा भी किया है। 6,400 में से 4,000 जमा भी किया है, फिर भी अभी जरा देखो यहाँ पे 2,400 का बैलेंस निकल के आ रहा है। ये हमारा 30 सितंबर को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन सीडी, आपका यहाँ पे टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, मतलब अभी भी ओवरड्राफ्ट जो हमारे पास से 2,400 रुपये का रह गया। आप मेरी बात सुन लो, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कैश तो मेरे पास 9,300 पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी बैंक का 2,400 का ओवरड्राफ्ट है। मैं थोड़ी और क्लियरिटी लेकर आऊँ और आगे का अकाउंट बना के मैं आपको दिखाऊं। आगे का आपका एक काम करना, अगला महीना अक्टूबर, 1 अक्टूबर चेक करो, जो बाई बैलेंस सीडी यहाँ पे 2 बैलेंस पीडी हो जाएगा, 2 बैलेंस पीडी। बताओ कैश कितना, 9,300,
और जो बैंक है ना वो देखो 1 अक्टूबर को इस साइड चला जाएगा बाय बैलेंस बीडी। ये हमेशा होगा। आपके ब्रह्मा जी भी अगर ज़मीन पे आ जाए तो भी मेरे बच्चे हमेशा लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ही आएगा। मैं दावे के साथ बता सकता हूं, आप चाहो तो मुझसे कहीं पेपर पे आप लिखा लो कि जब भी लायबिलिटी का अकाउंट होगा तो लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट में ही आएगा। देखो यहाँ भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में था और अगले महीने का फिर से ओपनिंग बैलेंस आपको चला गया। हमेशा इस बात को जानने के लिए कि वो उसका डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। दोबारा सुनना, अगर आपको ये पहचानना है कि जिस आइटम का अकाउंट बना रहे हैं उसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, मेरे बच्चे उसके लिए आप उसको ओपनिंग में लेकर आओ और फिर चेक करो कौन सा बैलेंस बता रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो कैश है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ गया। मेरे बच्चे ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आने का मतलब ये हमारा अगले महीने के लिए एसेट्स माना जाएगा। लेकिन ये जो आपका है वो क्रेडिट में आ गया तो ये हमारा लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। अभी भी बैंक का इतना कर्ज हमारे ऊपर है जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका बात समझ में आ गई? तो इस बात को हमें खास ध्यान देना पड़ता है। मेरे बच्चे एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं है कि बैंक का अगर ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी है तो क्लोजिंग बैलेंस भी आपका लायबिलिटी ही होगा। जरूरी नहीं है, हमें बहुत ध्यान से बैंक को देखना होता है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी है तो हो सकता है क्लोजिंग आते आते वो एसेट्स बन जाए। सर ऐसा कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? इसी क्वेश्चन में आप जरा ध्यान देना, आप चेंज नहीं करना, मैं कर रहा हूं कि बैंक में लायबिलिटी इतना था और इतना पैसा हमने और निकाला, टोटल 6400 हो गया। अगर यहीं पे बैंक में जब हम 40,000 कर दिए रहते, इसमें नहीं, अगर कर दिए होते तो 40,000 बैंक में आ चुका है और जो पेमेंट हुआ सिर्फ इतने का है, तो फिर क्या बैलेंस यहाँ ना होकर यहाँ चला जाएगा, एसेट्स बन गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैंक के केस में आपको खास ध्यान देना है और इसी लेवल में नहीं। मेरे बच्चे अभी आप छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े होंगे, आप 12 क्लास में जाएंगे, फिर सीए करेंगे, फिर सीएमए करेंगे, फिर सीएस करेंगे, पता नहीं क्या क्या आपको करना है। सब जगह बैंक को बनाते समय ध्यान देना होता है कि बैंक हमारा एसेट से लायबिलिटी है। अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट कह देगा तो बैंक अकाउंट का वो निगेटिव बैलेंस आपको बता रहा है। आई बात समझ में? सर हाँ सर, ठीक है सर, लेकिन सर ऐसे 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते ना सर तो मज़ा आता है। 1-2 क्वेश्चन की क्या बात करते हो? अरे मैं तो जितने कहो उतने करके दिखा दूं। 1-2 क्वेश्चन की क्या बात करते हो? आप तो जितने कहो उतने मैं करके दिखा दूं। आओ जरा एक क्वेश्चन और, ऐसे ही प्रैक्टिस करते समय हम लोग आपके बुक का 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन आपका, आओ जरा देखते हैं। आज मुझे बहुत पढ़ाने का मन कर रहा है, मुझे मन ही नहीं कर रहा कि आज मैं क्लास को बंद करूं, क्योंकि बच्चे आज ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये जो पीछे की क्लासेज लगभग 1 घंटे हमने की उसमें कुछ भी सिखाया मैंने आपको, कुछ भी नहीं सिखाया। और जब तक मैं आपको कुछ सिखा नहीं देता ना बच्चे, पेट की भूख मेरी मरती नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ अच्छा सिखाने का मन कर रहा है और ये सब तो बकवास से क्वेश्चन आपके हैं, बकवास से क्वेश्चन है, मुझे ये सब करने का नहीं मन कर रहा है। आओ जरा ढूंढते हैं कुछ टफ चीज़ों को, कुछ टफ चीज़ों को ढूंढते हैं जहाँ पे मज़ा आए मुझे भी और आपको भी, क्योंकि मेरे साथ रहते रहते आपको भी आदत हो गई है टफ चीज़ों को करने का। ये तो बकवास था, ये तो कोई नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर जाएगा, नर्सरी क्लास का बच्चा भी। अच्छा हुआ हमने कॉमर्स ले लिया। साइंस वाले तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, आर्ट्स वाले तो और भी पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। साइंस में मेरे बच्चे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप किसी से बोलना नहीं, मैं 10th क्लास तक बड़ा परेशान हुआ करता था। पढ़ने को कुछ समझ में नहीं आता था, वो क्या फिजिक्स होता था, वो बायोलॉजी होता था, वो केमिस्ट्री होता था, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे। वो शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, मैं भूल गया, शायद केमिस्ट्री के अंदर ही वो पढ़ाते थे कि यार H2O लिखो, वाटर बन गया। कहाँ ये वाटर बना? बताओ, H2O लिखने से वाटर बन जाएगा? मैं आज तक नहीं समझ पाया कि यार H2O लिखने से वाटर कैसे बन जाएगा। अब मैं बताओ जरा, ये कोई चीज़ होता है? कितना मज़ा हमारे कॉमर्स के अंदर में है, क्योंकि कॉमर्स के अंदर में एक एक चीज़ का एक रीज़न छिपा हुआ है।
अगर मैं कहता हूं कि अगर हमारा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मैं पूरे अकाउंटेंसी में इसको प्रूव कर सकता हूं, लेकिन आज तक मुझे किसी ने इसको प्रूफ नहीं किया कि H2O कैसे वाटर, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बात है। वो पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट पता नहीं क्या क्या, वो इतना लंबा शॉर्ट, मारे शॉर्ट नाम क्यों लिखते हो, पूरा नाम बताओ ना, अच्छा लगता है सुनने में भी। वो H2O पता नहीं क्या क्या, O2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मैं तो पागल हो गया था। अच्छा हुआ कि हम कॉमर्स में आए, क्योंकि कॉमर्स में आते ही आपकी अभी नई जिंदगी शुरू हुई है, आप नए जन्म लिए हो, और ये जन्म जो है ना बच्चे, पिछले वाले जन्म से बहुत अच्छा जन्म है। यहाँ पे मज़ा आता है, कुछ बातें समझ में आती है। हम जरा सोचो ना, आज से कुछ समय के बाद, आज से 4-5 साल के बाद जब हम CA में CS कर जाएंगे, तो हम किसी बड़ी बड़ी कंपनी को संभालना शुरू करेंगे। वो डॉक्टर, वो साइंस वाला क्या कर लेगा, एक बार में एक डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करता है, बोलता है कि यार मैं डॉक्टर हूँ, इससे बड़े तो हम डॉक्टर हैं। हम बड़ी बड़ी कंपनी का इलाज करते हैं। कितनी सारी कंपनीज हैं जिनका स्थिति खराब हो जाता है, कंपनी डूबने वाली होती है, लॉस मेकिंग होती है, हम अपने दिमाग से उस कंपनी को सही करते हैं। एक बार एक कंपनी को सही किया तो उसके लाखों एम्प्लॉय को हम बचा लेते हैं, वो हम हैं। तो वो डॉक्टर तो कोई काम का नहीं जो एक बार में एक पेशेंट को देखता है, हम एक बार में लाखों लोगों को ठीक कर लेते हैं। आप बड़े हो उन डॉक्टर के सिवाय। आप एक काम करना, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पे अगर कोई डॉक्टर रहता है, कोई इलाज करता है, तो उसके घर में जाना या उसके क्लिनिक में जाना, पूछना डॉक्टर हो, वो बोलेगा हाँ, उसको देखना, हंसना, भाग जाना वहाँ से। उसको पता चले उसकी कोई औकात नहीं है। अरे हम हैं, हम इतने बड़े मतलब कॉमर्स के डॉक्टर हैं। वो बॉडी के अंदर में ब्लड को मैनेज करता है, बीपी थोड़ा, ब्लड ज़्यादा तो बीपी हाई, थोड़ा कम तो बीपी डाउन। हम भी कंपनी के ब्लड को मैनेज करते हैं। कंपनी का ब्लड पैसा होता है। पैसा अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कंपनी में हो गया तो भी कंपनी खराब हो जाती है, अगर रिक्वायरमेंट से कम पैसा हो गया तो भी कंपनी खराब हो जाती है। ये हम वो CA में CS वाले होते हैं, हम वो MBA वाले होते हैं जो कंपनी के पैसे को यानी कि ब्लड को मैनेज करते हैं, और फिर कंपनी आगे चलती है। आज ये टाटा, बिरला, रिलायंस अगर कंपनी बनी है ना बच्चे, वो हमारे दम पे बनी है। हम कॉमर्स वालों ने उसको बनाया हुआ है। साइंस वाले क्या बनाएंगे, एक बिल्डिंग बना के छोड़ देते, बोलते यार हमने बिल्डिंग बनाई, इंजीनियर कुछ नहीं होते, एक पैसे की औकात नहीं होती इन लोगों की। हमारी औकात होती है, हम कॉमर्स वालों की। ठीक है, ठीक है सर, आप ठीक बोल लो। हम तो आज के बाद जितने भी डॉक्टरों को देखेंगे ना, उनको देखेंगे, हंसेंगे, भाग जाएंगे वहाँ से। ठीक करना, वही मजा आएगा। इवन घर में भी कोई होगा ना, रिलेटिव कोई, उसको भी देखना, हंसना, भाग जाना, वहाँ से बहुत मजा आएगा। और पापा जब रहेंगे ना, उस समय देखना, ऐसे करना और मजा आएगा। हाँ, गुदगुदाहट होगी बॉडी के ऊपर में, जब कुछ पड़ेगा ना उधर उधर, पता नहीं क्या क्या, बहुत मजा आएगा। खैर छोड़ो, मैं क्यों फालतू में आपसे बातें कर रहा हूँ, ज़्यादा मुझे बात नहीं करना। आओ जरा आपके बुकलेट का एक बार हम चेक कर लें, क्वेश्चन में 7 क्या बता रहा है। आइए जरा 7 क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात है। अब हम बैंक की बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे, सोचेंगे। देखो ना 12 क्या बता रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर गुप्ता, ओनर ऑफ गुप्ता स्टेशनरी हाउस। ओह रुको, मैं बता दूं, ये गुप्ता जो है ना, वो स्टेशनरी हाउस चलाता है। स्टेशनरी हाउस में क्या होता है जी, बुक्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, पेन होते हैं, पेंसिल होते हैं, इरेजर होते हैं, शार्पनर होते हैं, समझते हो मेरी बात ना, गिफ्ट के कुछ आइटम्स होते हैं आपके, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी शॉप। तो ये जब भी इन सब चीज़ों को परचेज करेगा, वो परचेज के नाम से दिखाएगा, क्योंकि उनका वो गुड्स है बच्चे। कहता है प्रिपेयर सुटेबल कैश बुक एंड स्ट्राइक द बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ। बोलता है कि जरा बताओ उनका कैश बुक बनाकर कि एंड में उनका बैलेंस कितना है। आओ देख लेते हैं, पढ़ो क्वेश्चन में क्या है। और मैं मिटा चुका हूँ ना, हाँ सर, तो फटाफट, मुझे ज़्यादा टाइम में बात नहीं करना है, क्योंकि बस ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आओ जरा हम इस क्वेश्चन को भी देखें, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है। आप 7 क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे बुकलेट का 7 क्वेश्चन आपका। तो आप यहाँ पे कैश बुक बनाइए, कैश बुक यहाँ पे हम 7 क्वेश्चन में है। और ये कैश बुक जो होगा, इट विल बी विथ 3 कॉलम्स। तो आपका 1 2 3 कुछ अगर एंट्रीज की आपको रिक्वायरमेंट आ गई और मुझे लगा कि मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं उधर एंट्रीज भी आपके लिए बना दूंगा, है ना। बस आपको परेशान नहीं होने दूंगा, आप चिंता नहीं करना। जब तक जिंदा हूँ तब तक आप ही आगे रहोगे। बस मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैं बातें आपको बता रहा हूँ, आप इसको बस ऐसे फॉलो करना शुरू कर दो। मत सुनो दुनिया में किसी की बात, बस मेरी बात सुनो।
डेट, यहाँ पे हमारा रिसीट्स, यहाँ पे आपका डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे आपका कैश कॉलम, ये हमारा कैश कॉलम हो गया और ये हमारा बैंक कॉलम हो गया। फिर से हमारा डेट, यहाँ पे आपका पेमेंट हो गया, यहाँ पे आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, यहाँ पे हमारा कैश कॉलम और फिर हमारा यहाँ पे बैंक कॉलम। ठीक है ना, आओ ना शुरू करते, देखते क्या बता रहा आपको। यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। 1 अप्रैल की बात कह रहा है, ये अप्रैल का हमें अकाउंट बनाना है। 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, बताइए 1 अप्रैल को कैश कितना है? 8800, यहाँ लिखो आप। और बैंक कितना बता रहा है? तो सर 11,000। ये देखो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस इस बार है, क्योंकि उसने बैंक ओवरड्राफ्ट ना बोल के कैश कहा कि जो बैंक में पड़ा हुआ है, यानी कि एसेट्स हमारा। 3 तारीख को कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अग्रवाल एंड पेड बाय चेक। आइए 3 अप्रैल को हमने गुड्स परचेज किया है, तो बाय परचेजेज अकाउंट। और क्योंकि हमने पे कर दिया तो वो अग्रवाल है या अग्रवाला में क्या फ़र्क पड़ता है, हमने पेमेंट कर दिया, 1400 हमारे बैंक से चला गया, चेक से पेमेंट किया हमने। ठीक है ना सर? हाँ, 9 अप्रैल को आपने फिर से यहाँ पे परचेज किया बाय परचेजेज, और कहता है यहाँ पे परचेज के बाद कि भैया आपने 1600 का परचेज किया और 5% का ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल गया। मैंने ऐसे ट्रेड डिस्काउंट आपको बताया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जी अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में कि जो बार्गेनिंग के टाइम पे डिस्काउंट होता है। मतलब जब हमने यहाँ पे बात की है तो कहा कि भैया 1600 का है, लेकिन उसने हमें छूट दे दिया 5% का, 5% इसका हो जाएगा 80। तो एक्चुअली जो परचेज हुआ वो 1520 का हुआ, 1520 का। याद रखना, पहले बता चुका हूँ, ऐसे ना देखो। ट्रेड डिस्काउंट को पूरे अकाउंटेंसी में हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है जी? हम शर्ट लेने गए, पूछा कि शर्ट कितने का, वो कहता है कि 5,000 रुपये का। हमने कहा कि नहीं जी 100 रुपये में दे दो, वो नहीं माना। फिर हमने बार्गेनिंग किया तो 5,000 का सामान उसने 4,000 में दे दिया, 1,000 रुपये छोड़ दिया। ये छोड़ना दिस इक्वल ट्रेड डिस्काउंट। और यहाँ कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है? ये कौन सा डिस्काउंट है? ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। एक बार दोबारा समझा दूं क्या? मैं आपको समझाता हूं। ये देखो आप क्या फर्क होता है। इस क्वेश्चन में आपको लिखना नहीं है, सुन लो मेरी बात। 1600 का सामान है, 1600 रुपये का हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किया है, और उसने 5% का ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 80 रुपीज हमें क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट। मेरे बच्चे बच कितना गया? 1520। जब ये 1520 टाइमली हम पेमेंट करते हैं, जब वो टाइम दिया था उस टाइम पे, या अर्ली पेमेंट करते हैं, तो उस केस में वो जो आपका सेलर है वो कुछ पैसा छोड़ देता है। वो जो छोड़ेगा मेरे बच्चे, उसको बोलते हैं क्या? कैश डिस्काउंट। मतलब पेमेंट के टाइम पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और आप चिंता नहीं करना, ट्रेड डिस्काउंट बहुत इजीली आप क्वेश्चन में पहचान जाएंगे। जब वो कहता है भैया एक सामान लिया 10 रुपये का, 5 सामान ले लिया, ऐसे तो 50 हुआ लेकिन 45,000 का, वो 5 रुपये जो छोड़ दिया वो ट्रेड डिस्काउंट है। वो कहता है कि बार्गेनिंग के टाइम पे 100 रुपये का सामान आपने 80 में लिया, जैसे ट्रेड डिस्काउंट आपका, या साफ साफ शब्दों में कह देगा कि ट्रेड डिस्काउंट, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट के बाद होता है, यानी कि 1520। तो परचेज की एंट्री और पेमेंट कैसे किया हमने? कैश पे, कुछ ना बताया तो कैश में। तो ये 1520 मेरे बच्चे आपको कैश में पेमेंट करते हुए दिखाना है। पूरे अकाउंटेंसी में वी डू नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर दिस ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करते। आई बात समझ में सर? हाँ सर, आगे बढ़ना। कहता है कि पोस्टेज स्टैंप हमने परचेज किया है 10 तारीख को 100 रुपये का। तो 10 अप्रैल को आपने क्या करना है? पोस्टेज स्टैंप लिखिए, बाय पोस्टेज। ये पोस्टेज स्टैंप हमने परचेज किए हैं, और कितने का है जी? 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का। कुछ ना बताया तो कैश में पेमेंट हुआ है, 100 का पेमेंट आपने यहाँ पे कर दिया। नए नए वर्ड्स इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आए। फिर बच्चे 12 तारीख को कहता है कि प्रोसीड्स ऑफ कैश सेल्स 10,000 आपने बैंक में जमा किया, मतलब सिंपली बैंक बढ़ गया। अब आप समझ चुके हैं बात। तो 12 अप्रैल को बैंक बढ़ाइए,
12 अप्रैल को हमने यहाँ पे सेल किया है, यानी कि टू सेल्स अकाउंट, और वो पैसा हमारे बैंक में चला गया। बैंक में कितना अमाउंट है वो 10,000। तो 10,000 आप यहाँ पे बैंक में एंट्री करते हुए दिखा दो, ठीक है ना। बैंक बढ़ गया आपका, ये भी काम पूरा हो गया। आगे बढ़ेंगे आप, आगे बढ़ेंगे 12 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल को कैश निकाला जी, ड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब बिजनेस से, बैंक से नहीं कह रहा, ड्रीव कैश मतलब बिजनेस से आपने कैश निकाला और घर लेके चले गए, तो ड्रॉइंग्स हो गया। पैसा कैश निकला 820, तो कैश में 820, और ये आपने बाय ड्रॉइंग्स, हमने ड्रॉइंग्स किया है क्योंकि पर्सनल यूज का मतलब आपका ड्रॉइंग्स हो गया। और कब था ये 10 अप्रैल के बाद, ये कौन सा दिन है आपका ज़रा बताओ। सर 14 अप्रैल। तो आई जरा 14 अप्रैल को ये पैसा आपका निकल गया, ये भी काम हो गया। 14 अप्रैल को भी ख़त्म हो गया। तो बच्चे 15 अप्रैल को रिसीव्ड फ्रॉम नरेश आपका 600, बहुत ध्यान से मैं ये एंट्री भी आपको करके दिखा दूँ। 15 अप्रैल को लिख दो यहाँ पे कहीं पे, 15 अप्रैल की एंट्री मैं दिखा रहा हूँ आपको। कहता है कि आपने नरेश से कैश रिसीव किया 600 रुपये। अच्छा, नरेश से पैसा रिसीव किया, तो शायद इससे हमें पहले पैसा लेना होगा जी, डेटर रहा होगा, उसने क्या किया, आपको आज पेमेंट किया 600 कैश में और 1000 चेक से। ओहो, आज ही हमने सारे पैसे क्या किए, बैंक में जमा कर दिए, सारे पैसे बैंक में। पर बच्चे आज ही सब कुछ हुआ, तो पता मैं क्या करूंगा, 15 अप्रैल को जरा बताओ अल्टीमेटली क्या बढ़ा, बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू नरेश अकाउंट, जो हमारा डेटर था नरेश, हम उससे आपका इतना पैसा रिसीव कर लिए, तो 1600 हमने क्या किया, यहाँ पे बैंक को बढ़ा लिया एंड टू नरेश अकाउंट। ये सर क्यों सर, जब हमने कैश रिसीव किया और चेक रिसीव किया, तो पहले हम कैश और चेक को रिसीव करके बैंक में जमा करने की एंट्री नहीं कर सकते? कर सकते बच्चे, आप कर दो ना, कैश अकाउंट डेबिटेड, चेक इन हैंड डेबिटेड टू नरेश अकाउंट, फिर अगली एंट्री में क्या करेंगे जी, बैंक टू कैश टू चेक इन हैंड। लेकिन क्यों वो काम करें जब सेम डेट पे हो रहा है? जब सेम डेट पे हुआ तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बैंक को बढ़ाएंगे, टेंशन ही खत्म है। सर मार्क्स मिलेगा, इसी में मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है, बैंक को बढ़ाओ। और आपने क्या किया, 15 अप्रैल को आप यहाँ क्या बोलेंगे, टू नरेश, टू नरेश आप यहाँ लिखिए, जरा बताओ ये अमाउंट कितना आपका हो गया, 1600। तो बैंक में क्या बोलेंगे, टू नरेश, ये हो गया 1600 रुपीज़ का अमाउंट आपका, बैंक में टू नरेश, बैंक में टू नरेश, ठीक है। अरे लो, ये क्या, डिस्काउंट भी तो अलाउ हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे डिस्काउंट हमने दिया तो डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड मैंने नहीं देखा था, माफ़ कर दो, 100 रुपये का अमाउंट, और ये 1700 का अमाउंट आपका हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 100 का जो डिस्काउंट है वो आप यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम में दिखा दो, ये भी हो गया। ये कौन सी बड़ी बात है, ओह ठीक है, ठीक है। अरे देखो ना, देखो ना आगे क्या बता रहा है, पढ़ो तो। 15 तारीख को ही बैंक से पैसा निकाला ऑफिस में यूज करने के लिए, मतलब बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया, कैश को बढ़ा दो। 15 अप्रैल को आपका कैश बढ़ेगा, तो कैश में क्या बोलेंगे, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, एंड दिस इज सी कॉन्ट्रा एंट्री। कैश में क्या बोलेंगे, टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। बताइए कितना है, बैंक से कितना निकाला, 1600 का अमाउंट आपका, तो कैश कम हो गया 1600 से। और हमने बैंक सॉरी माफ़ कीजिए, फिर से पढ़ते हैं, हाँ जी, कैश निकाला तो कैश बढ़ गया और बैंक कम हो जाएगा, तो 15 अप्रैल को बैंक को कम कर दो। बैंक में क्या बोलेंगे, बाई कैश, एक दूसरे का नाम लिखते हैं हम लोग, और ये बैंक आपका कम हो गया कितने से, 1600। बैंक कम हो गया और कैश हमारा बढ़ गया, है ना बच्चे। बैंक में बैंक का पेमेंट साइड बैंक से कम कर दिया, और कैश का रिसीट साइड कैश को आपने बढ़ा दिया, ठीक है। लो 16 को, अप्रैल 16 को, अब तो आप फास्ट हो गए होंगे मुझे विश्वास है, वेजेज पे किया तो बाय वेजेज, और कहता है हमने रेंट पे किया है तो बाय रेंट। वो ना बताया तो हम क्या मानेंगे, सारा पेमेंट कैश में हुआ है, तो वेजेज आपका 600 कैश में से हटा दो, और रेंट आपका 1000 कैश में से हटा दो,
ठीक है। अरे वो 19 अप्रैल को, अप्रैल 19 को फिर से आपने पेमेंट किया है। 19 अप्रैल कहता है कि पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक। मोहन एंड कंपनी को कोई क्रेडिटर रहा होगा, जब पेमेंट करूंगा तो कोई लायबिलिटी होगा तभी तो उसको पे करूंगा। तो मोहन एंड कंपनी को हमने यहाँ पे किया है 4800, 200 रुपये डिस्काउंट अलाउ करने के बाद। तो ठीक है, हमने किसको पे किया? मोहन एंड कंपनी। तो बाय मोहन एंड कंपनी, ठीक है ना। ये लायबिलिटी कोई रहा होगा जिसको हम पे कर रहे हैं। चेक यानी कि बैंक से 4800, तो बैंक से 4800 और वो 200 रुपये का डिस्काउंट, तो यहाँ पे 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ये भी बात खत्म हो गई, बैंक से पैसा चला गया और डिस्काउंट भी आपका हो गया। समझ रहे हो मेरी बात ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? सर हाँ, आगे बढ़ो ना, क्यों दिमाग भटका रहे हो मेरा? तो फिर देखो 23 अप्रैल को क्या बता रहा है, हमने चेक रिसीव किया है सुभाष से फॉर सेल ऑफ ओल्ड गुड्स। कोई भी गुड्स हो, गुड्स ही तो बिका है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स यानी कि आपका, आप जरा चेक करो इस चेक को कहीं पे हमने आगे जमा किया है क्या? देखो जरा, नहीं सर, ये जो सुभाष से चेक मिला है उसके बारे में कहीं कुछ नहीं बता रहा, तो फिर आज ही जमा कर दिया। बैंक बढ़ा दो 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को गुड्स को बेचा यानी कि टू सेल्स अकाउंट, और आपने यहाँ पे आपका 1600 से बैंक को बढ़ा देना है। बैंक में पैसा चला गया है ना बता तो मानते उसी दिन चेक चला गया। सर चेक में चलो आपने जमा करा दिया, और अगर चेक डिसऑनर्ड होगा तो फिर क्या करेंगे? डिसऑनर्ड मतलब बैंक में पैसा नहीं आया तो नहीं आया तो हम एंट्री कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे आगे का विषय है, सारी बात अभी कैसे बता दूंगा, जो है वो तो सीखो। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अरे 25 अप्रैल को कहता है कि अग्रवाल पेड मिसेस अग्रवाला कैश 1500 और 720 कहता है कि चेक से हमें डिस्काउंट भी मिला। पे किया ना, पेमेंट साइड में आ जाओ। कब पे किया? 25 अप्रैल। किसको पे किया हमने? अग्रवाला। कैसे कैसे नाम है? अग्रवाला, चलो कोई बात नहीं, अग्रवाला है, अग्रवाला अकाउंट। बताइए हमें डिस्काउंट कितना मिला है? 50 डिस्काउंट कॉलम में। कैश में कितना पेमेंट किया? 1500 यहाँ लिखो, और चेक से जो पेमेंट किया वो बैंक से चला जाएगा 720। कितना अच्छा लग रहा है। अब जितना प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उतना हमें मज़ा आ रहा है। ओहो, यही तो दिक्कत है। नहीं दिक्कत का ठीक है, अगला मनीष है, वो अग्रवाला नहीं है। मेरे बच्चे 26 तारीख को 26 अप्रैल को पढ़ो क्या बता रहा है, पढ़ो 26 को। मनीष एक कस्टमर है जिसने बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो बैंक बढ़ गया। वो कस्टमर हमारा डेटर रहा होगा। अरे कोई राह पे चलते हुआ बंदा थोड़े हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। वो कस्टमर था, हमारा डेटर था, और बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो बैंक बढ़ जाएगा। 26 अप्रैल को अगर मनीष ने जमा किया तो मनीष अकाउंट को आप कम कर दीजिए, बैंक को बढ़ा दीजिए, यानी कि बैंक टू मनीष कितना? 1200 रुपये बैंक में बढ़ा दो, 1200 रुपीज़ का अमाउंट। ये भी हो गया, ठीक है ना। विड्रू फ्रॉम बैंक 29 को फॉर पर्सनल यूज आपका। अब तो ये बातें समझ में आ गया होगा, मैं क्यों बार बार कर रहा हूँ। यहाँ पे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, आप कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। और ये बैंक में आप यहाँ दिखा दो 400 का अमाउंट, तो बैंक से 400 रुपये आपके यहाँ पे चले गए। 400 आपका बैंक से चला गया, ठीक है। 29 तारीख के बाद 30 अप्रैल को बैंक ने कमीशन चार्ज किया है। तो 30 अप्रैल को बैंक ने जब कमीशन चार्ज किया तो हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया होगा, है ना। वो कमीशन तो हमें मांगने थोड़े आता है, हमारे अकाउंट से ही माइनस कर लेता है। तो 200 आपका यहाँ से और चला गया। और मेरे बच्चे 30 अप्रैल को फिर से कहता है कि हमने इनकम टैक्स पे किया है। एक बात बता दूँ, आप ज़रा सुन लो, ऐसे मैंने अभी तो बात आपको समझाया नहीं है। मेरे बच्चे इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स वो कंपनी का फर्म का मालिक पे करता है। मैंने आपको पहले बताया कि फर्म अलग है और आपके ओनर अलग होते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इनकम टैक्स फर्म के ऊपर नहीं होता, उसके मालिक के ऊपर होता है। इसका बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है,
जैसे जैसे बड़े होंगे आपको समझ में आएगा। अभी आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उतनी बातें भी आपको नहीं समझना। आप सिर्फ इतना समझ लो कि इनकम टैक्स पे किया, यानी कि ये एक ड्राइंग्स है मेरे बच्चे। जो खर्च मान लो मैं इस फर्म का ओनर हूँ, मैं अपने बेटे की फीस पे कर दूं, ड्राइंग्स कहा जाएगा। मेरे अपने बेटे का फीस पे कर दूं, ड्राइंग्स कहा जाएगा। मैं घर का कुछ खाना खाऊं, बिजनेस से पे कर दूं, ड्राइंग्स कहा जाएगा। मेरे ऊपर जो इनकम टैक्स, जो मुझे टैक्स पे करना, वो फर्म से पे कर दूं, ड्राइंग्स कहा जाएगा। तो आप इसको ड्राइंग्स मानेंगे। दुनिया वाले पूछे तो बता देना कि सर ने सिर्फ इतना कहा है कि इनकम टैक्स जो है वो एक ऑनर पे लगता है, फर्म पे नहीं लगता। तो ऑनर के ऊपर जो टैक्स लगा था वो यहाँ पे फर्म से पे कर दिया गया, ड्राइंग्स मानेंगे। इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जो आज नहीं समझा सकता। जब आप बड़े होंगे, जब आप बीकॉम में या सी में सी जब करने जाएंगे तो वहाँ पे इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा, वहाँ बातें समझ में आएंगी। आज आप छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी बातें करूँगा, आप कहना बस ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स, आपका बैंक से पैसा निकला है जी, तो आप यहाँ पे बाय ड्राइंग्स और जल्दी से आप यहाँ पे 1000 अब बैंक से पैसा माइनस कर दो, 1000। लो, बातें ख़त्म हो गई है, अब तो कुछ बचा नहीं। मैं जल्दी से काम करता हूँ, देखता हूँ जी डिस्काउंट अलाउड कितना और डिस्काउंट रिसीव कितना। पहले इसको क्लोज कर दें। तो टोटल 100 का हमने डिस्काउंट दिया है एंड 250 का डिस्काउंट रिसीव किया है। ये हमारा एक्सपेंस, ये हमारा इनकम। कैश जरा चेक कर लो कितना निकल के आ गया। तो ये 10,400 का रिसीट्स हुआ है, मुझे पता है यही बड़ा होगा, आप भी जानते हैं। और यहाँ पे 10,400। अब 10,400 में आओ जरा देखते हैं पेमेंट करके हमारे पास बैलेंस कितना बच गया। एक 1520 का पेमेंट हुआ है, एक 100 का पेमेंट हुआ है, एक 820 का पेमेंट हुआ है, फिर 1600 का पेमेंट हुआ है दोनों मिला के, और एक 1500 का पेमेंट हुआ है। तो बच्चे ये 48 आपका 60 का अमाउंट निकल के आ गया। तो आपका यहाँ पे 30 अप्रैल को आप बोलेंगे बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, यानी कि बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका 4860 का अमाउंट आ गया। जितनी आसानी से मैंने यहाँ लिखा, बैंक में वो काम नहीं करेंगे। बहुत सावधानी से बैंक का हमें चेक करना है कि कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा छोटा है। हो सकता है कोई भी बड़ा हो, कोई भी छोटा हो, तो हम सावधानी बरतेंगे। पहले इसको देखते हैं, रिसीट साइड कितना है। तो 21 हो गया, मैं लिख दूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन मेरी गलत हो जाती है। 21 और ये हो गया 3200, दोनों मिलाकर आपका। तो मेरे बच्चे मैं अलग से लिख रहा हूँ, 24,200 का रिसीट्स हुआ है टोटल आपका बैंक में। पेमेंट कितना हुआ, 1400, 1600, फिर 4800, फिर आपका 720 का पेमेंट हुआ है, 1200 का पेमेंट हुआ है, नीचे का भी 1600 का। तो टोटल हो गया 11,320। अच्छा चलो, थैंक गॉड रिसीट्स बड़ा है। तो मेरे बच्चे रिसीट्स बड़ा होने का मतलब कि बैंक का पॉजिटिव बैलेंस भी एंड में दिखेगा। 24,200 जो टोटल रिसीट्स हुआ है उसमें से आप माइनस कर दो 11,320, तो आपके पास 12,880 का अमाउंट निकल के आ गया। इस बात को जानने के लिए, मेरी बात सुनना, मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूँ, इस बात को जानने के लिए कि यार ये दोनों मेरे एसेट्स हैं कि लायबिलिटी हैं, हमेशा इनको ओपनिंग बैलेंस में लेकर आओ और चेक करो ओपनिंग बैलेंस में ये कहाँ दिख रहे हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिख रहा है तो ये हमारे एसेट्स हैं, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिख रहा है तो हमारा लायबिलिटी है। हमेशा ओपनिंग बैलेंस को ला के चेक करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे क्लोजिंग आप यहाँ पर देख के मत कहते हैं क्रेडिट बैलेंस है, वो हमेशा ओपनिंग ला के चेक किया जाता है, क्योंकि दोनों डेबिट में हैं, दोनों एसेट्स हैं। बात खत्म हो गई। जरा बताओ, मुझे बताओ क्या मैंने पढ़ाया आपको, बताओ क्या पढ़ा है, कौन सी बड़ी बात है, क्यों मेरे बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। चलिए आज हमने क्लास में यहाँ तक ख़त्म किया मेरे बच्चे। मैंने सिर्फ आपको कुछ नया चीज़ तो कराया नहीं, हमने 1-2 क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस आपको करा दी। अभी प्रैक्टिस हमारी अगली क्लास में भी कंटिन्यू रहेगा। कुछ बातें हम करेंगे जहाँ पे कभी अभी देखेंगे कि अभी तो बैंक एक है, अगर 2 बैंक हो गए तो मतलब अगर हमारा पैसा मान लो SBI अकाउंट में भी है और पंजाब नेशनल बैंक में भी है, या 3 बैंक में हो गया तो फिर क्या करेंगे, 4 बैंक में तो क्या हो गया। बहुत मज़ा आएगा अगली क्लास में। हाँ, एक कंसेप्ट आएगा अभी पेटी कैश का। पेटी मतलब छोटे छोटे कैश को कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये सारी बातें हम सीखेंगे अगली क्लास में। लेकिन मेरे बच्चे आज की क्लास में यहीं पे रुकूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में आने का वेट करेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा।
आप ये पूछ सकते हो और मैं बताने को तैयार हूँ कि क्यों आखिर क्यों 11-12 क्लास जो मैं चाहूँ तो एक अच्छे प्राइस पे आज तक सेल करता था और चाहूँ तो आगे भी सेल कर सकता हूँ, आखिर क्यों मैंने ज़ीरो कॉस्ट पे यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे इंडिया को प्रोवाइड कराया। मेरे बच्चे एक ही रीज़न है और रियली में अगर मैं बताऊं तो उसमें स्वार्थ मेरा है, मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूं। मैं देखा कि जब बच्चे मेरे पास CA CMA CS करने के लिए या BCom भी करने के लिए जब हमारे पास आते हैं तो बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है और उनके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। अननेसेसरी के डाउट्स आते हैं, डाउट्स पे मतलब कि जहाँ पे मैं थोड़ा मस्ती कर सकता था वहाँ पे आपके डाउट्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करने पड़ते हैं। मैं मेरे बच्चे फ्यूचर की मेहनत कम करना चाहता हूँ। जब आप CA CMA CS करने के लिए आप आएंगे मेरे पास और उस समय जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि जितने बच्चों ने मेरे पास ज्वाइन किया उन सबको मैंने पास कराया। और रियली बता रहा हूँ, इसमें स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ मेरा है कि मैं आपको जब आप प्रोफेशनल डिग्री में आप आएंगे वहाँ पे आपका जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स ना आए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे और जब मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वहाँ पे मस्त तरीके से आप एंजॉय करें, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखें, आपके चेहरे पे दिखे कि आप COC के बच्चे हैं। बस यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी आज से हम लोग आगे फ्यूचर की करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। जय COC, जय COC। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।